नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस बार की टिप्पणी थोड़ा अलग है। इस बार हम किसी खबरिया चैनल या किसी एंकरा से शुरुआत नहीं करेंगे। इस बार हम बात करेंगे उस अखबार की जो करोड़ों में बिकता है। इस वाक्य से दो अर्थ निकलते हैं। पहला तो ये कि अगर आपकी जेब में करोड़ों हैं तो ये अखबार बिक सकता है। दूसरा अर्थ ये कि अखबार की प्रतियां करोड़ों में बिकती हैं। दोनों ही बातें सही हैं। अब सवाल उठता है कि करोड़ों रुपए किसकी जेब में हैं? जवाब है सरकार की जेब में है, इसीलिए यह सरकार के हाथों बिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं दैनिक जागरण की। यह टिप्पणी जागरण विशेष है। लंबे समय से जुटाए गए कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे ताकि इस अखबार की बेईमानियों को आप अच्छी तरह से समझें और इसका इस्तेमाल रद्दी पोछा जैसे कामों के लिए करें, खबर के लिए तो कतई ना करें। यही माकूल वक्त है जब दैनिक जागरण खुद को संघ और भाजपा का मुखपत्र घोषित कर दे। एक न एक दिन ऐसा होना ही है, तो क्यों न यह पुण्य काम हम और आप आज ही कर लें। बीते 2-3 महीनों के दौरान जागरण में छपी खबरों के रूप में छपे विज्ञापन की हमने बारीक पड़ताल की है। यकीन मानिए, दैनिक जागरण जो गड़बड़ियां पत्रकारिता और समाचारों की आड़ लेकर कर रहा है वह आपराधिक है। इस तरह के अपराध के लिए उसका RNI लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक होनी चाहिए। दैनिक जागरण पत्रकारिता के नाम पर आए दिन जो धूल झोंक रहा है उसे एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। धैर्य से सुनिए। बेईमानी नंबर 1। किसानों के आंदोलन के खिलाफ जागरण शुरुआत से ही अभियान चला रहा है। जैसे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की सबसे बड़ी सभा हुई। 5 लाख से ज्यादा लोग जुटे। जागरण ने इस खबर को चौथे पन्ने पर 2 कॉलम में निपटा दिया और सरकार की तारीफ में पूरा पन्ना भर दिया। किसान विरोध कार्यक्रम के तहत जागरण नियमित अंतराल पर उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन छापता है। अमूमन 2 पन्नों पर छपने वाले इस विज्ञापन की साज सज्जा और उसका कंटेंट आपको विज्ञापन की बजाय गंभीर खबर होने का एहसास देते हैं। और पूरे पेज के अंत में कोने में एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, मीडिया मार्केटिंग इनिशिएटिव। सामान्य पाठक इस धूर्तता को पकड़े बिना विज्ञापन को खबर मानकर उदरस्त कर लेता है। आपको लग सकता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बातें अभी आगे होंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हम आते हैं जागरण की बेईमानी नंबर 2 पर। विज्ञापन के पन्ने पर खबरों की शक्ल में योगी सरकार की तारीफ में जो कंटेंट छपता है उसकी सच्चाई जानकर आप औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। जिन खबरों को जागरण विज्ञापन के पन्ने पर यह सोचकर छापता है कि जनता उस पर आंख मूंद कर भरोसा करेगी, वह दरअसल आपका भरोसा तोड़ देंगी। ज्यादातर खबरें 2 महीने 6 महीने पहले जागरण या फिर कहीं और छप चुकी होती हैं। उन्हें ही अक्षरशः फिर से छापा जाता है और बदले में सरकार से विज्ञापन का पैसा वसूला जाता है और पाठकों को यह दिखाया जाता है कि वो दरअसल खबर हैं, न कि विज्ञापन। ये जागरण की 2 तरफा बेईमानी है। जैसे 10 सितंबर को जागरण में 2 पन्नों पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन छपा, लेकिन कलेवर ऐसा कि जनता को लगे कि वह खबरों का पन्ना है। इसमें पहली खबर का शीर्षक था, प्रदेश के किसानों को धान और गेहूं के बीज पर मिलेगा विशेष अनुदान। यह खबर रूपाली दुबे की बाईलाइन से छपी है। विज्ञापन को बाईलाइन से छापना जागरण की एक और बेईमानी है, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो 10 सितंबर को रूपाली दुबे के नाम से जो खबर छपी, बिल्कुल वही खबर जागरण के लखनऊ संस्करण में 17 अगस्त को अक्षरशः छप चुकी थी, बिना किसी बाईलाइन के। एक और उदाहरण से समझिए। 10 सितंबर को इसी पन्ने पर अरुण पाठक की बाईलाइन से एक और खबर छपी थी। इसका शीर्षक था, उत्तर प्रदेश में लागू होगी 1 जिला 1 उत्पाद कृषि योजना, लगेंगे कृषि मेले। यह खबर पहली बार 21 अगस्त को जागरण के लखनऊ संस्करण में पहले पेज पर हूबहू छप चुकी थी। उस समय स्टोरी की बाईलाइन धर्मेश अवस्थी को मिली थी। यानी 21 अगस्त को जो खबर धर्मेश अवस्थी की थी, वह 10 सितंबर को अरुण पाठक का विज्ञापन बन गया। है न जागरण का चमत्कार। बेईमानी नंबर 3। जागरण की बेईमानियों के उदाहरण बहुत हैं, आपको बस धैर्य के साथ सुनना है। इन्हीं में से एक बेईमानी है दूसरे संस्थानों की पुरानी धुरानी खबरों को हूबहू छाप लेना। 22 सितंबर को फिर से जागरण खबरों की शक्ल में यूपी सरकार का 2 पेज का विज्ञापन छापता है। सुयश शर्मा की बाईलाइन से एक खबर छपी। इसका शीर्षक है, जेवर एयरपोर्ट के भवन की वास्तुकला में झलकेगी भारतीयता,
योगी आदित्यनाथ। इसे पढ़कर आपको लगेगा कि योगी ने उसी दिन शायद इस तरह का कोई बयान दिया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खबर 26 जुलाई को न्यूज़ 18 हिंदी पर प्रकाशित हुई थी, यानी लगभग 1 महीना पहले। तब उसका शीर्षक था, जेवर एयरपोर्ट के डिज़ाइन में दिखेगी भारतीय विरासत की झलक, चेक करें डिटेल्स। जागरण ने वहां से इसे उड़ा दिया और अपने यहाँ विज्ञापन बनाकर छाप लिया। 22 सितंबर को ही जागरण ने जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा एक और विज्ञापन छापा। इसका शीर्षक है, जाम से बचने को लेकर एयरपोर्ट पर बनाई जाएंगी टनल्स। यह खबर भी न्यूज़ 18 हिंदी से उड़ाई गई है। यह 10 सितंबर को छपी थी। न्यूज़ 18 हिंदी की खबर का शीर्षक है, जेवर एयरपोर्ट पर न लगे जाम, इसके लिए बनाई जाएंगी टनल्स, जानिए पूरा प्लान। आप जागरण की बेईमानियां बस देखते जाइए। 22 सितंबर को रूपाली दुबे की बायलाइन से इसी पन्ने पर एक और खबर छपी। इसका शीर्षक है, जरूरतमंदों तक पहुंचे शासन की योजना, लंबित न रहे जन शिकायत, तय हो हर काम की समय सीमा। इस खबर या विज्ञापन की सच्चाई क्या है? हमने पाया कि बिल्कुल यही खबर गाजियाबाद के उदयभूमि नाम की एक वेबसाइट पर 8 सितंबर को प्रकाशित हो चुकी है। लेखिका रूपाली दुबे ने चालाकी से बस अपनी खबर से दिन का जिक्र हटा दिया है, बाकी सब शब्दशः कॉपी पेस्ट कर दिया। जागरण के विज्ञापन में गाजियाबाद के विकास से जुड़ी एक और खबर प्रकाशित हुई। इसका शीर्षक था, गाजियाबाद जिले के निवाड़ी और पतला पंचायत में बहेगी विकास की गंगा। यह खबर भी सीधे सीधे उदयभूमि से उठाई गई है। शीर्षक में थोड़ा सा हेर फेर करके अंदर पूरा कॉपी पेस्ट है। उदयभूमि पर यह खबर 1 सितंबर को प्रकाशित हुई थी। अब हम आते हैं जागरण की बेईमानी नंबर 4। जागरण ने इस मामले में भी हद कर दिया है। वह विज्ञापन को भी बायलाइन के साथ छाप रहा है। पाठकों को मूर्ख बनाने के लिए, विज्ञापन को खबरों की शक्ल देने के लिए ये सब किया जा रहा है। पत्रकारिता में इससे पहले इतनी सारी धूर्तताएं एक साथ शायद ही देखी सुनी होंगी। हमने पाया कि जागरण योगी सरकार के विज्ञापन में प्रमुखता से देवेंद्र सिंह, रूपाली दुबे और सुयश शर्मा की बायलाइन को छाप रहा था। हमने पता लगाने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं। क्या ये पत्रकार या रिपोर्टर हैं? कौन है जो एक ही खबर को बार बार लिख रहा है, दूसरों की वेबसाइट से खबरें उठाकर विज्ञापन के रूप में छाप रहा है, गलत सूचनाएं दे रहा है, सरकार का गुणगान कर रहा है? हमने पाया कि ये लोग रिपोर्टर नहीं, बल्कि लखनऊ में दैनिक जागरण की मार्केटिंग टीम के सदस्य हैं। जागरण से जुड़े सूत्रों ने हमें बताया कि देवेंद्र सिंह, रूपाली दुबे और सुयश शर्मा जागरण की मार्केटिंग विभाग के सदस्य हैं। बायलाइन तो बस विज्ञापन को वैधता देने के लिए दी जाती है। जिस भरोसे से पाठकों ने जागरण को इस मुकाम पर पहुंचाया था, उस भरोसे को जागरण हर दिन नीलाम कर रहा है। खबरों के नाम पर विज्ञापन छाप रहा है, जनता की बजाय सरकार के साथ खड़ा है, मोटा पैसा बना रहा है। यह पैसा जनता का है, जैसे सरकारों से एक अनैतिक गठजोड़ करके ऐंठा जा रहा है। तो इसका इलाज क्या है? आप हमेशा शिकायत करते हैं कि मीडिया आपकी बात नहीं करता, सिर्फ सरकार की बात करता है। जागरण की ये बेईमानियां इसका जीता जागता सबूत हैं। इसका इलाज बहुत आसान है। इसका इलाज है, आप मीडिया में निवेश करें, तभी सरकार और जागरण का ये अनैतिक गठजोड़ खत्म होगा। इसका इलाज है सब्सक्रिप्शन। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप जागरण की धूर्तताओं से बच सकते हैं, पत्रकारिता को भी बचा सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। जागरण की बेईमानियों के बाद अब एक अलग किस्म की बेईमानी की बात करते हैं। आप सब ने महसूस किया होगा कि बीते हफ्ते हमारा YouTube चैनल डीएक्टिवेट हो गया। दरअसल आज तक वालों को हमसे मोहब्बत हो गई, उनसे हमारा पुराना याराना है। हमारी सहयोगी मनीषा पांडे के शो न्यूसेंस और खाकसार की टिप्पणी में आए दिन मिल रही तारीफों को आज तक वाले पचा नहीं पाए, सो उन्होंने YouTube से शिकायत कर दी। शिकायत भी क्या, कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब कोई किसी की बौद्धिक संपदा को अपना बताकर बेचे। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने आज तक के सारे विजुअल बतौर तथ्य इस्तेमाल किया है और उसका क्रेडिट भी उन्हें ही दिया है। हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, यानी हम इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। फर्ज कीजिए कि आज तक ने एक बलात्कार पीड़िता की स्टोरी चलाई, उसमें पीड़िता, उसके परिजनों, उसके घर परिवार वालों की बाइट दिखाई गई। बाद में वह परिवार दावा कर दे कि यह तो उसका वीडियो है, आज तक उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ऐसे में पत्रकारिता तो नहीं हो पाएगी।
बिल्कुल वही काम आज तक कर रहा है। ये चाहते हैं कि ये जिसके ऊपर चाहे उंगली उठाएं, तथ्यों की दही बनाएं, उसको जैसे चाहे पेश करें, दिन को रात बताएं, लेकिन इनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। अव्वल तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। अगर आज तक इसके बावजूद ऐसा करता है तो हम उन तमाम यूट्यूबर से कहना चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो बिना संकोच डाउनलोड करें, न्यूज़ लॉन्ड्री को क्रेडिट देकर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर उन्हें अपलोड करें। फिर देखते हैं आज तक कितनों को कॉपीराइट स्ट्राइक करवाता है। बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। बतौर नागरिक इस घटना से आप सबको चौंकना भी चाहिए, गुस्साना भी चाहिए और डरना भी चाहिए। गोरखपुर घूमने गए कानपुर के एक कारोबारी मनीष गुप्ता को पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार दिया। आधी रात को नशे में धुत पुलिस वाले चेकिंग के बहाने उनके होटल के कमरे में घुस गए और फिर उनके साथ जानलेवा मारपीट की। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर के बर्रा क्षेत्र के रहने वाले कारोबारी मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ 27 सितंबर को गोरखपुर पहुंचे थे और वहां एक होटल में रुके थे। आरोप है कि गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए होटल पहुंची और वहां ठहरे मनीष गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस वालों ने जो किया वह और भी शर्मनाक है। जिले के एसएसपी ने बयान दिया कि मनीष की मौत होटल के कमरे से नीचे गिरने की वजह से हुई है। बाद में पुलिसिया कहानी की पोल खुली, तब आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन इस लेकिन पर थोड़ा तवज्जो दीजिए। जिन आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ था उनकी गिरफ्तारी 1 हफ्ते बाद भी नहीं की गई। मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने इस मामले में मीडिया के सामने अपनी व्यथा रखी। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। अब आप इस घटना को दूसरे नजरिए से समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर बड़बोले तरीके से ठोंक देने का दम भरते हैं। पुलिस को ही सारी समस्याओं का इलाज मान बैठे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक सभ्य समाज में संवैधानिक पद पर बैठे नेता का यह रवैया शर्मनाक है। नतीजा आप सब ने देखा। उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले फर्जी मुठभेड़ों की बाढ़ आ गई थी। बाद में जब कोर्ट कचहरी का हल्ला हुआ, मीडिया में बदनामी हुई, तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने रणनीति बदल दी। अब वो ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। अब वो फर्जी मुठभेड़ों में कथित आरोपियों को जान से नहीं मार रही, उनके पैर में गोली मार देती है, जीवन भर के लिए अपाहिज बना देती है। ऑपरेशन लंगड़ा। चोर को घेरा, नहीं रुका तो पैर में मार दी गोली। चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे नेता के इस अतिशय हिंसा प्रेम ने उत्तर प्रदेश में एक मनबढ़ पुलिसिया राज कायम कर दिया है। जब आप सड़क चौराहों पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 का विज्ञापन देखें तो समझ लें कि यह नंबर 1 किस मामले में है। हिरासत में मौत के मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। इसी साल 27 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में 1318 लोगों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। एनएचआरसी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में साल 2018-19 में पुलिस हिरासत में 12 और न्यायिक हिरासत में 452 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2019-20 में पुलिस हिरासत में 3 और न्यायिक हिरासत में 400 लोगों की मौत हुई। वहीं 2020-21 में पुलिस हिरासत में 8 और न्यायिक हिरासत में 443 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा देश में हुई हिरासत में मौतों के मामले का करीब 23% है। यानी पुलिसिया हिंसा से पूरे देश में होने वाली मौतों का लगभग चौथाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक बार फिर से हम गोरखपुर की घटना पर लौट चलते हैं। पुलिस को दी गई इस बेलगाम छूट के चलते पूरे प्रदेश में पुलिसिया यातना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। गोरखपुर की घटना के बारे में कहा जा रहा है कि आरोपी पुलिस वाले आए दिन व्यापारियों से अवैध वसूली के लिए होटलों में घुस जाते थे।
पुलिस को मिली जरूरत से ज़्यादा छूट का परिणाम यह है कि वो उगाही और भ्रष्टाचार के लिए सर्विलांस जैसी आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। नेता अगर अदूरदर्शी हो तो बंदूकधारी राज कायम कर लेते हैं और जनता गोरखपुर जैसी घटनाएं झेलने के लिए अभिशप्त हो जाती है। अगर अभी नहीं चेते तो आगे भी यह सब जारी रहने वाला है। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों पर सबसे बड़ी खबर रही एक पाखंडी बाबा की जल समाधि की धमकी। बाबा का अल्टीमेटम था 2 अक्टूबर को अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वो सरयू में जल समाधि ले लेंगे। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। बाबा का यह भी कहना था कि यह सब वो भारत की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो संकट आन पड़ेगा। बाबा की जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह था ये वाला बयान। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि बाबा कर्मकांडी और धर्मांध होने के साथ साथ अनपढ़ भी हैं, वरना वह कम से कम इस नौटंकी में संविधान का जिक्र नहीं करते। खैर, योगी जी ठहरे योगी जी। उत्तर प्रदेश में और कुछ हो न हो, रामराज तो वो ला ही चुके हैं। एक संत की करुण पुकार को कैसे अनसुना कर देते। सो पूरे फैजाबाद जिले का महकमा लगा दिया बाबा को जल समाधि से बचाने में। सबका यही दावा था कि हिंदू राष्ट्र बने न बने, बाबा को मरने नहीं देना है। हमारी रणनीति ये है कि जब हमको ये नज़रबंद से मुक्त करेंगे तो हमारे लिए तभी 12 बजेगा और मैं उसी समय सरयू जी में जल समाधि लूंगा, क्योंकि अभी तो हमको ये लोग जबरदस्ती रोक लिए, नज़रबंद कर दिए। अंदर कक्ष में भी जो है पुलिस, बाहर भी पुलिस, तो एक आदमी के पीछे जब हजारों लोग लग जाएंगे तो आदमी क्या करे, मजबूरी है हमारी। अच्छा, बाबा भी ठहरे अपनी धुन के पक्के। उन्होंने प्रण ले लिया था कि अब तो समाधि लेकर रहेंगे। पहले उन्होंने कहा अगर पुलिस ने उन्हें नज़रबंद किया तो वो एक गुप्त रास्ते से सरयू पहुंचेंगे। पता नहीं उस गुप्त रास्ते का क्या हुआ, शायद उस पर भी योगी जी ने पहरा बिठा दिया हो। तब बाबा ने कहा कि 3 लीटर की एक केन में सरयू का पानी भरा है, इसी में नाक डालकर वो समाधि ले लेंगे। हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरयू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरयू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूँ, भगवान की कृपा होगी। नाक कटाकर मरने से अच्छा है नाक डुबा कर मर जाना। शुक्र है कि वहां चुल्लू भर पानी नहीं था, वरना बाबा शायद ही बच पाते। अंतिम सूचना यही है कि बाबा जी का मरना कैंसिल और साथ में हिंदू राष्ट्र की योजना भी कैंसिल हो गई। ऐसे खलिहर बाबाओं पर खबरिया चैनलों ने अपना प्राइम टाइम बर्बाद किया, बहस मुबाहिसे किए। 2 अक्टूबर का पूरा दिन गुलजार रहा। संघ और भाजपा के नेताओं ने मोदी जी के हफ्ते भर पहले अमेरिका में दिए गए इस बयान को ठेंगा दिखा दिया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संघ और भाजपा के लोगों ने 2 अक्टूबर को पूरा दिन गांधी जी को नीचा दिखाने के उपक्रम किए। संघ समर्पितों ने पूरे दिन पूरी निष्ठा के साथ गांधी के हत्यारे का जिंदाबाद ट्रेंड किया। उसके चेलों की यह उम्मीद और मजबूत हुई कि जल्द ही वो दिन आने वाला है जब दुनिया गांधी और 2 अक्टूबर को भूल जाएगी। दुनिया के 150 देशों में 10वीं फेल गोडसे की मूर्तियां लगेंगी। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे उसकी पढ़ाई करेंगे। गोडसे मारकाट कला केंद्र और प्रतिष्ठान दुनिया भर में खुलेंगे। उन प्रतिष्ठानों में गोली मारने की विभिन्न कलाओं पर छात्र शोध करेंगे। यह सब 2 अक्टूबर को हुआ। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है। प्राइम टाइम पर आई इस रिपोर्ट में बिहार के छपरा जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी की बदहाली की तस्वीर दिखाई गई है। खुद बर्कले यूनिवर्सिटी से पढ़े जेपी अपने नाम पर बनी इस यूनिवर्सिटी को अगर देख लेते तो शर्म के कारण इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा अपना नाम वापस ले लेते। लेकिन जेपी के चेलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेपी के चेले बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन जेपी के कद और गरिमा के मुताबिक एक यूनिवर्सिटी भी उनके सम्मान में नहीं दे सके।
यह चमकती हुई जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी कहलाती है। इसकी दीवारें बता रही हैं कि जेपी के नाम पर राजनीति तभी होती है जब उनके नाम पर ठगी करनी होती है। हाल ही में इस महान यूनिवर्सिटी का जिक्र किसी विवाद के संदर्भ में आया, लेकिन इसकी दीवारों पर छाई काई बता रही है कि हकीकत क्या है। यूनिवर्सिटी को बाहर से देखिए, गेट तो इस तरह बनाया गया है जैसे भीतर जाने पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिखाई देगी। गेट के बाहर की सड़क आप देख ही रहे हैं, शुक्र है नहीं बनी है, वरना मंत्री जी भी इस पर टोल लगा देते। यह कम से कम फ्री तो है। अब आप क्लासरूम में आइए, युवाओं को क्रांति के लिए ललकारने वाले जेपी के नाम पर युवाओं को बर्बाद करने की पाठशाला देखिए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।